जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत सुनिश्चित हो जाएगी। देखिए, आज है 24 अगस्त का दिन और आज की वीडियो में टोटल 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप जो है अर्धवार्षिकांक, वार्षिकांक और मंथली अफेयर करंट अफेयर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे पीडीएफ की लिंक आपको मिल जाएगी। और देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सिबते रजी का निधन हो गया। देखिए, नाम तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, सिबते रजी। देखिए, जो आपके सिबते रजी हैं ये झारखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। और जो आपके सैयद सिबते रजी हैं इन्होंने वर्ष 2004 से 2009 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में काम किया है। और ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली जिले में हुआ था। तो ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पैदा हुए थे और ये 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे सिप्ते रजी। और बाद में इनको असम का राज्यपाल भी बनाया गया था। तो याद रखिएगा, जो आपके सैयद सिप्ते रजी हैं या फिर सिप्ते रजी बोल सकते हैं इनको, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था और ये जो है झारखंड के तथा असम के पूर्व राज्यपाल थे। 3 बार ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने KPIT-CSIR के द्वारा विकसित भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया। तो देखिए, इस बस का अनावरण किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में। और इस बस की खास बात यह है कि ये जो है हाइड्रोजन से चलेगी। ठीक है, देखिए, जो आपका ये फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है ये बस को पावर देने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए जो है हाइड्रोजन और हवा का इस्तेमाल करेगी। ठीक है, और बस से निकलने वाला जो एकमात्र उत्सर्जन होगा ये पानी होगा। और इसलिए ये संभवतः परिवहन का सबसे पर्यावरण के अनुकूल साधन भी होगा। देखिए, आपको पता है कि जो आपका पानी है, ठीक है, इसमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होता है। तो इसीलिए जो है पानी को हम क्या कहते हैं, H2O कहते हैं। ठीक है, तो ये केमिकल फार्मूला है। और जो आपका देखिए हाइड्रोजन बसें होंगी, मतलब हाइड्रोजन से चलने वाली जो बसें होंगी उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का जो है यूज़ किया जाएगा। और ये क्या करेगा, एनवायरनमेंट से जो है जो वायु है उसको मतलब ग्रहण करेगा। और आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल में सबसे निचले स्तर में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त है। तभी हम जब मतलब सांस लेते हैं तो हमारे अंदर क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है, हमारे फेफड़ों में पहुंचता है। फिर वो हमारे फेफड़ों से जो है ब्लड में पहुंचता है, फिर वहाँ पे वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और फिर ऐसे जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म वगैरह होते रहते हैं। तो शरीर के अंदर हम अभी नहीं घुसेंगे, अभी हम बस में हैं। तो देखिए, बस में जो है क्या होगा, हाइड्रोजन पहले से होगा और एनवायरनमेंट से ये जो है ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। तो उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल मिलकर ऑक्सीजन के साथ जो है फिर पानी का निर्माण करते रहेंगे। तो इसी प्रकार इस हाइड्रोजन वाले बस में क्या होगा, हाइड्रोजन ईंधन का यूज़ होगा और हवा का इस्तेमाल करेगा, तो इसका उत्सर्जन पानी ही होगा। और पानी एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल तो है नहीं, यूज़फुल ही है। तो इसीलिए जो है ये पर्यावरण के सबसे अनुकूल जो है एक तरीके से कहा जाए बस होगी। देखिए, एक खास बात और है, जो भारत में नॉर्मल बसें चलती हैं परिवहन विभाग में डीजल से चलती हैं वो। ठीक है, और वो कितना पॉल्यूशन करती हैं इसको मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो लंबी दूरी के मार्गों पर चलने वाली जो डीजल बसें हैं ये आमतौर पर सालाना जो है 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती हैं। और देश में ऐसी 10 लाख से ज़्यादा बसें हैं, यानी कि पूरे भारत में 10 लाख से अधिक बसें चलती हैं। और एक बस कितना उत्सर्जन करती है, लगभग सालाना जो है 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज़्यादा उत्सर्जन हो गया। तो अगर हाइड्रोजन से चलने वाले जो है वाहनों का यूज़ भारत में होने लगा और पूरे विश्व में, तो वैसे ही एनवायरमेंट पॉल्यूशन में जो है कमी आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में समर बनर्जी का निधन हो गया है, ये क्या थे। देखिए, समर बनर्जी भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। ये पश्चिम बंगाल के निवासी थे और जो आपके समर बनर्जी है इन्होंने कोलकाता के मशहूर फुटबॉल क्लब मोहन बागान को उसका पहला डूरंड कप 1953 में दिलाया था और रोवर्स कप 1955 में। और इन्होंने इसके साथ में और भी बहुत सारी ट्रॉफियां जीती थी। और देखिए, इन्होंने खिलाड़ी के तौर पर 2 बार 1953 और 1955 और कोच के तौर पर 1962 में जो है काम किया था। और एक बार संतोष ट्रॉफी भी जो है समर बनर्जी ने जो है जीती थी।
और ये जो है भारतीय फुटबॉल टीम के चयनकर्ता भी रहते हैं। तो एक तरीके से कहा जाए फुटबॉल के बहुत बड़े लीजेंड थे कौन, समर बनर्जी। इनका हाल ही में निधन हो गया है, याद रखिएगा। अगला कि 15वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत किस स्थान पर रहा। तो देखिए अभी हाल ही में जो 15वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड था, इसमें भारत तीसरे स्थान पर था। और आपको बता दूं इस पदक तालिका में ईरान जो है ये पहले स्थान पर रही। ईरान की आधिकारिक टीम को जो है 5 स्वर्ण पदक मिले थे और अतिथि टीम ने 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जो है जीता था। और इसके बाद जो तीसरा स्थान है, देखिए तीसरे स्थान पर दो देशों को जो है एक साथ रखा गया। सिंगापुर और भारत संयुक्त रूप से जो है ये तीसरे स्थान पर रहते हैं इस 15वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान खगोल भौतिकी ओलंपियाड में। देखिए छात्रों के 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतने के साथ भारत सिंगापुर के साथ संयुक्त रूप से जो है तीसरे स्थान पर था। तो आइए जानते हैं कि भारत के किन किन खिलाड़ियों ने जो है स्वर्ण जीते और किन्होंने रजत। देखिए चंडीगढ़ के जो आपके राघव गोयल हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और इस ओलंपियाड में जो है कोलकाता के मोहम्मद साहिल अख्तर ने भी गोल्ड मेडल जीता। और हैदराबाद के मेहुल बोर्ड ने जो है गोल्ड मेडल जीता था। और भारत के मलय केडिया ने जो है सिल्वर मेडल जीता, ये गाजियाबाद से हैं। और इंदौर के रहने वाले अथर्व नीलेश महाजन ने सिल्वर मेडल जीता था इस अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में। तो इसको याद रखिएगा। और देखिए एक खास बात, जो ये 15वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक ओलंपियाड है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। देखिए इसका जो आयोजन है ये जॉर्जिया के कुटैसी में किया गया था 14 से 21 अगस्त 2022 तक, इसको याद रखिएगा। अगला है कि 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। तो देखिए 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कनाडा करेगा। और इस सम्मेलन की थीम जो होगी, इसका थीम होगा इंक्लूसिव एक्सेसिबल अकाउंटेबल एंड स्ट्रांग पार्लियामेंट, द कार्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। तो इसको याद रखिएगा। और देखिए एक खास बात और है, जो ये सम्मेलन होगा, देखिए इस सम्मेलन में जो है क्या होगा, एक खास बात होगी कि जो भारत के लोकसभा के अध्यक्ष होंगे ओम बिरला, ये इसमें जो है लीडरशिप करेंगे भारत का। इनके अलावा सांसद और सीपीए कार्यकारी समिति के सदस्य अनुराग शर्मा, संतोष कुशवाहा, सुनीता दुग्गल, नीरज शेखर, अनुभव मोहंती, डॉक्टर कनिमोझी और एन वी एन सोमू के अलावा लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह भी जो है इसमें शामिल होंगे। तो ये खास बात रहेगी 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की, याद रखिएगा। ये जो है कनाडा में आयोजित होगा, कनाडा इसकी मेजबानी कर रहा है। और इस सम्मेलन की थीम क्या है, इंक्लूसिव एक्सेसिबल अकाउंटेबल एंड स्ट्रांग पार्लियामेंट, द कार्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मिथिला मखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। तो देखिए जो बिहार का मिथिला मखाना है इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। देखिए केंद्र सरकार ने मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया है। इससे क्या होगा कि अब ये जो उत्पाद होगा इसको एक विशेष दर्जा मिल जाएगा, इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी, इसको अधिक मूल्य मिलेगा। और आपको बता दूं बिहार राज्य जो है ये मखाना का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। पूरे भारत का लगभग 80% उत्पादन मखाने का जो है बिहार में ही होता है। और बिहार का जो मखाना है ये भारत के अलावा चीन में, जापान में और थाईलैंड में बहुत लोकप्रिय है। यानी कि चीन के लोग, जापान के लोग और थाईलैंड के लोग जो है इस भारतीय मखाने को बहुत पसंद करते हैं। याद रखिएगा भारत का 80% मखाना कहाँ पे उत्पादित होता है, बिहार राज्य में, ठीक है। और बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में गूगल ने भारत के किस प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी की जो है 104वीं जयंती के अवसर पर एक खास डूडल बनाया। तो देखिए एक महिला है अन्ना मणि, ठीक है, यहाँ पर फोटो दिख रही है। अन्ना मणि भारत की एक फेमस भौतिकी विज्ञानी और मौसम विज्ञानी थी, ठीक है। और इनकी 104वीं जयंती इस साल मनाई गई है। और इनके जयंती के अवसर पर ये जो आपको डूडल दिख रहा है इसको गूगल ने बनाया था, ठीक है। देखिए भारत की जो मौसम महिला के नाम से फेमस हैं अन्ना मणि, इनका मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में योगदान काफ़ी सराहनीय है। और अन्ना मणि जो है इनका जन्म 23 अगस्त 1918 को केरल में हुआ था। इन्होंने एक भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी के रूप में अपनी खास पहचान बनाई थी।
अगला है कि नासा 2024 में किस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है। तो देखिए एक मिशन है आर्टेमिस प्रोग्राम, ठीक है। तो आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा नासा। नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका की। देखिए चंद्रमा पर वैज्ञानिकों को उतारने के लिए नासा का जो मिशन है ये अब आखिरी चरण में है और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने यानी कि नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि साउथ पोल पर 13 संभावित लैंडिंग साइटों की पहचान की है। यानी कि ये जो 13 संभावित लैंडिंग साइट हो गए इस पर जो है यात्रियों को उतारा जा सकता है। इनके नाम भी मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए इन क्षेत्रों का जो चयन है ये वैज्ञानिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। यानी कि जो ये 13 साइट्स खोजे गए हैं वहाँ पे कुछ खास चीज़ें, खास तत्व, खास मिनरल्स या फिर कोई खास चीज़ दिखी होगी, इसीलिए टारगेट बनाया गया कि वहीं पर हम उतरेंगे और उसका सैंपल लेंगे, पृथ्वी पर आएंगे। देखिए नासा ने जिन लैंडिंग क्षेत्रों के नाम की घोषणा की है उनके नाम हैं फास्टिनी रिम ए और सेकल्टन के पास की चोटी, कनेक्टिंग रिज और कनेक्टिंग रिज एक्सटेंशन, डे गेलार्ची रिम 1 और डे गेलार्ची रिम 2, डे गेलार्ची कोचर मासिव और हावर्थ, मालापर्ट मासिव और लाई बनिट्स बीटा पठार और नोबेल रिम 1, नोबेल रिम 2 और अमुंडसेन रिमो। तो देखिए इनके नाम नहीं रटने हैं, बस मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि ये 13 ऐसे साइट हैं जहाँ पर जो है नासा अपना जो है जो आर्टेमिस प्रोग्राम है इसके तहत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को वहाँ पर लैंडिंग करा सकता है उनके स्पेसशिप की, ठीक है। अगला कि हाल ही में किसने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो देखिए जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये जो है अभी हाल ही में पराग्वे की यात्रा पर थे और इस यात्रा के दौरान इन्होंने पराग्वे में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा कुछ इस प्रकार से दिखती है, ठीक है। देखिए जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं इन्होंने अपनी पराग्वे की यात्रा के दौरान ऐतिहासिक कासा डी ला इंडिपेंडेंसिया की यात्रा भी की, जहां 2 सदी से अधिक समय पहले दक्षिणी अमेरिकी देश की आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ था। दक्षिणी अमेरिकी देश मतलब जो आपका पराग्वे आपका दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है, इसीलिए इसको दक्षिणी अमेरिकी देश कहा गया है। तो पराग्वे का जो फ्रीडम आंदोलन था यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन था, ये कहाँ शुरू हुआ था? कासा डी ला इंडिपेंडेंसिया। ये प्लेस याद रखेगा, ये चर्चित स्थलों के सेक्शन में करंट अफेयर में एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला कि हाल ही में पंजाब और हरियाणा ने किसके नाम पर जो है चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा की है। तो देखिए चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम जो है भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। और अभी हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ इस विषय पर बैठक की और इसमें दोनों राज्यों के बीच में इस नाम को लेकर सहमति बनी। देखिए पहले क्या था, पंजाब और हरियाणा के बीच में झगड़ा चल रहा था कि भैया चंडीगढ़ हवाई अड्डा हमारा है, ठीक है। लेकिन अब दोनों ने कहा चलो ठीक है अब इसको एक नया नाम देते हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे। तो अब चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम जो है भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। 11वां की मंकी पॉक्स की जांच करने के लिए पहला स्वदेशी निर्मित आरटी-पीसीआर किट किसने बनाया। तो देखिए मंकी पॉक्स की जांच करने के लिए जो पहला स्वदेशी निर्मित आरटी-पीसीआर किट है इसको ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स ने बनाया है। देखिए हाल ही में मंकी पॉक्स की जांच करने के लिए पहला स्वदेशी निर्मित जो आरटी-पीसीआर किट है ये आंध्र प्रदेश के मेडटेक जोन में पेश किया गया यानी कि इसको लॉन्च किया गया। देखिए आप बता दूं इस किट को जो है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स की तरफ से जो है विकसित किया गया है और इस किट को केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने हाल ही में लॉन्च किया। अगला है कि दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए स्मरण दिवस है ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। और आपको तो 23 अगस्त को यूनेस्को के द्वारा दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो है घोषित किया गया था। और इस दिन यानी कि 23 अगस्त के दिन क्या ऐसा हुआ था कि इस दिन को जो है विशेष महत्व मिला। देखिए 23 अगस्त 1971 में सेंटो डोमिंगो में एक विद्रोह हुआ था जिसने ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के उन्मूलन को का जो है मार्ग प्रशस्त किया था। तो इसीलिए 23 अगस्त को ही हम जो है ये दिवस मनाते हैं यानी कि दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। तो ये थे आपके आज के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो पहला प्रश्न आज का है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ पर आयोजित होगा, बताइए।
और दूसरा कि हाल ही में किसने 20 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन के दौरान आयोजित आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया था, बताइए। तीसरा कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है, बताइए। चौथा कि यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट की महिला चैंपियनशिप लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है, बताइए। पांचवा कि हाल ही में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपनी न्यासी बोर्ड में नामित किया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। पहला प्रश्न था कल का कि भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन बन गया है, तो देखिए ये राज्य गोवा है। और देखिए भी हाल ही में छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो है ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी। और देखिए जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, ठीक है, इसने जो है निदान या फिर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स नाम का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। और राइन नदी जो है आपका यूरोप में बहती है और इसका पानी थोड़ा सा सूख गया है, इसलिए इसमें ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आ रही है, इसलिए ये चर्चा में है। और देखिए जो नमस्ते योजना है, ठीक है, इसको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जो है मिलकर संयुक्त रूप से जो है अभी हाल ही में शुरू किया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।